जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आरोपियों पर तत्काल जो कार्यवाही होनी चाहिए और इसका भी इतिहास ये है कि जिस प्रकार से कई ऐसे घटनाओं में कार्यवाही ठोस तरीके से नहीं हुई है, कमज़ोर चार्जशीट्स फाइल हुए हैं, जो जुडिशरी पुलिस के स्तर पर और जुडिशरी के स्तर पर जिस प्रकार से ठोस कार्यवाही होनी थी, अगर वो होती तो शायद ये घटनाएं इतने और लगातार इस तरीके से हम देश के अलग अलग इलाकों में शायद नहीं देखते। आज उन्हीं माइनॉरिटीज़ को लगातार अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। उनके साथ जो एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप का व्यवहार है वो हो रहा है, जो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। कहना चाहते हैं कि ये जो लगातार एक प्रेजुडिस्ड नारा दी जा रही कि हिंदू खतरे में है, तो हम खुद भी हिंदू है ना, कोई हिंदू खतरे में नहीं, हम तो मेजॉरिटी में हैं इस देश में। तो कहाँ से हिंदू खतरे में हो गए? आप पॉपुलेशन वाइज देखें या फिर किसी भी सरकारी विभाग हो या अन्य समाज के किसी भी क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व की बात है, वहाँ तो आपको भरपूर हिंदू दिखते हैं। तो कहीं पर ना हमारे मंदिरों का ना हमारे बाकी किसी चीज़ का कोई खतरा है। तो ये जो पूरा बोगी है हिंदू खतरे में है, इट इज़ एन एंटायर फॉल्स बोगी, बेसिकली माइनॉरिटीज़ को प्रोसिक्यूट करने के लिए और हमारे देश में एक जो मेजॉरिटेरियन जो मनुस्मृति के आधार पर, और वो मेजॉरिटेरियन से भी ज़्यादा एक ब्राह्मणवादी जो सोच है उसको स्थापित करने का जो पूरा एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट की जा रही है, ये वही। और श्रमिक वर्ग को भी एक प्रकार से भटकाने का बहुत कोशिश तो लगातार चल रही है और उसमें मुख्य रूप से बीजेपी और आरएसएस का रोल तो हमको देखने को मिल ही रहा है। आम जनता को शायद आज इस देश में खड़े होने की ज़रूरत है। अलग अलग पहल उस दिशा में हो रही है नफरत को मिटाने का और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए, मगर और बड़ी तादाद में आम लोगों को और खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को खुलकर सामने आने की ज़रूरत है। सो कॉल्ड कोट एंड कोट फ्रिंज एलिमेंट्स कहा जाता था, आज वही सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट्स आज देश में सत्ता में है, केंद्र में और कई राज्यों में। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेले कहीं पर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये तो लगातार एक स्टेट पेट्रनेज के आधार पर हो रही है। अगर एक छोटा सा उदाहरण हम इसी का ले लें कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऑफ लिंचिंग हुए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बहुत डिटेल डायरेक्शंस आए थे कि किस प्रकार से कार्यवाही होनी चाहिए, बट हम देखते हैं कि बहुत कम घटनाओं में एक्चुअल कन्विक्शन हुआ। हमने तो उल्टा ये भी देखा है कि जहाँ पर कार्यवाही होनी थी वहाँ उन लोगों को गार्लैंड किया गया। तो एक प्रकार का जो सपोर्ट अलग अलग स्तरों पर सरकार की ही नहीं, जो बीजेपी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है उनका जो सपोर्ट है इन पूरे घटनाओं के लिए, सो इट नीड्स टू बी लुक्ड एट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। उस व्यापक संदर्भ में इन घटनाओं को देखना चाहिए। और एक ओवरऑल जो नफ़रत की एक राजनीति है, नफ़रत फैलाई जा रही है पूरे समाज में, इसका पूरी तरीके से खुली छूट है तो वो कई बार हिंसात्मक तरीके से हत्या तक जाती है और कई बार अलग अलग अन्य तरीक़ों से, आप व्हाट्सएप पर लगातार देख रहे हैं, अन्य सोशल मीडिया का जिस प्रकार से दुरुपयोग होता हुआ हम देख रहे हैं, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के, इतिहास को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो एक लगातार हेट कंस्ट्रक्ट की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ लोगों के जो बुनियादी सवाल है वो शिक्षा का है, रोज़गार का है, यहाँ पर नरेगा के मज़दूर बैठे हैं, तो अलग अलग जो आम लोगों के रोज़ी रोटी के, रोज़गार के संबंध के मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं होता है और पूरी तरीके से जो श्रमिक वर्ग को भी एक प्रकार से भटकाने का बहुत कोशिश तो लगातार चल रही है और उसमें मुख्य रूप से बीजेपी और आरएसएस का रोल तो हमको देखने को मिल ही रहा है। जिस तरह से जुनैद और नासिर की जो घटना हुई है उसको लेकर हम बात करें तो पीड़ित परिवार लिखित शिकायत के देने के बावजूद भी मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। इस पूरे, क्योंकि कई आरोप ये लग रहे हैं कि ये जो है बीजेपी और संगठन जो है समर्थित हैं, ये चेहरे जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो एक प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके पेट्रोनेज से ही हो रहा है, बट एक बहुत ही आक्रोशित और चिंतित करने वाली बात ये भी है कि जो सो कॉल्ड अपने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जांच के, लॉ एंड ऑर्डर के, उनकी भी भूमिका सवाल कटघरे में आ जाती है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आरोपियों पर तत्काल जो कार्यवाही होनी चाहिए। और इसका भी इतिहास ये है कि जिस प्रकार से कई ऐसे घटनाओं में कार्यवाही ठोस तरीके से नहीं हुई है, कमज़ोर चार्जशीट्स फाइल हुए हैं, जो जुडिशरी पुलिस के स्तर पर और जुडिशरी के स्तर पर जिस प्रकार से ठोस कार्यवाही होनी थी, अगर वो होती तो शायद ये घटनाएं इतने और लगातार इस तरीके से हम देश के अलग अलग इलाकों में शायद नहीं देखते। तो एक तरफ तो जो बीजेपी जैसे पार्टी का, उनका पेट्रोनेज के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, दूसरी तरफ उनके नीचे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या उनके रेजिम में हम कह सकते हैं, वो भी जिस प्रकार से संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार कर रहे हैं, ये इस बात का भी एक उदाहरण है।
जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं, आप देखेंगे कि जब क्रिश्चियन का त्यौहार आता है तो वहाँ पर उपद्रव मचाया जाता है। वैसे ही स्थिति आती है कि रामनवमी या ऐसा कोई जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी मस्जिदों पर और हमले किए जा रहे हैं। कई खबरें ऐसी आती हैं और अभी हाल ही में एक बुक सेल में जाकर के जब वो बाइबल बांट रहे थे तो वहाँ पर भी हंगामा हुआ है। क्या लगता है कि जो हिंदू राष्ट्र का नारा दिया जा रहा है उसकी प्रमुख वजह है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? नहीं, हम बस देखिए एक ये कहना चाहते हैं कि ये जो लगातार एक प्रेजुडिस्ड नारा दी जा रही कि हिंदू खतरे में है, तो हम खुद भी हिंदू है ना, कोई हिंदू खतरे में नहीं, हम तो मेजॉरिटी में हैं इस देश में, तो कहाँ से हिंदू खतरे में हो गए? आप पॉपुलेशन वाइज देखें या फिर किसी भी सरकारी विभाग हो या अन्य समाज के किसी भी क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व की बात है, वहाँ तो आपको भरपूर हिंदू दिखते हैं। तो कहीं पर ना हमारे मंदिरों का ना हमारे बाकी किसी चीज़ का कोई खतरा है। तो ये जो पूरा बोगी है हिंदू खतरे में है, इट इज़ एन एंटायर फॉल्स बोगी, बेसिकली माइनॉरिटीज़ को प्रोसिक्यूट करने के लिए। और हमारे देश में एक जो मेजॉरिटेरियन जो मनुस्मृति के आधार पर, और वो मेजॉरिटेरियन से भी ज़्यादा एक ब्राह्मणवादी जो सोच है उसको स्थापित करने का जो पूरा एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट की जा रही है, ये वही है। और उसमें हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अन्य रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो भी इस देश के उतना ही नागरिक है, जो भी जिनका भी योगदान इस देश के आज़ादी में उतना ही रहा है, इस देश के संविधान के निर्माण में उनकी योगदान रही है, उसके बाद आज़ादी के बाद के पूरा हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास में उनका उतना ही योगदान रहा है। आज उन्हीं माइनॉरिटीज़ को लगातार अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। उनके साथ जो एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप का व्यवहार है वो हो रहा है, जो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। और हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक, अमानवीय है। और हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी एक प्राथमिक दायित्व बनती है कि हम हमारे जो सिटीजन्स हैं जो अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, उनको भी इस देश में रहने का उतना ही अधिकार है। ये आश्वासन और ये सिक्योरिटी उनको मिले। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना गेम प्ले करेंगे ही, बट मुझे लगता है कि आम जनता को शायद आज इस देश में खड़े होने की ज़रूरत है। अलग अलग पहल उस दिशा में हो रही है, नफ़रत को मिटाने को और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए, मगर और बड़ी तादाद में आम लोगों को और ख़ासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को खुलकर सामने आने की ज़रूरत है। और ये कहने की ज़रूरत है कि हम सब इस देश के नागरिक हैं और मिलजुल कर रहेंगे। जो एक आखिरी सवाल, जो संत के रूप में चोला ओढ़े हुए हैं इस तरह के लोग जो ये बयान देते हैं कि मुसलमानों का नरसंहार करो, चाहे वो बजरंग मुनि हो, इस तरह के जो लोग हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होने का क्या मतलब है जब वो सीधे सीधे संविधान को चुनौती और सिस्टम को चुनौती जब देते हैं? नहीं, तो हम वही कह रहे हैं ना, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। जब आपको खुलकर एक ओपन, मतलब बहुत दूसरी तरफ आप किसी एक फ़नी ट्वीट के लिए किसी व्यक्ति को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं उनको हफ्तों तक जेल में रखते हैं, उनके ऊपर एक बार जेल के अंदर रखने के बाद केस के ऊपर केस, एफआईआर के ऊपर एफआईआर अलग अलग राज्यों में दाखिल करते हैं। सो दैट शोज़ कि आप इंस्टीट्यूशंस को किस प्रकार से मिसयूज़ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब आपको ओपनली एविडेंस मिल रही है कि लोग कत्लेआम के और टारगेटेड किलिंग्स का ये दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर एक एफआईआर तक रजिस्टर नहीं होती, या होती भी है तो कोई कार्यवाही नहीं होती है, उल्टा उनको स्टेट पेट्रनेज, स्टेट प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का तो दुरुपयोग है, ये तो हम देख ही रहे हैं। आई मीन देर इज़ इट्स एक्चुअली हमारे देश के जुडिशरी को भी इनफैक्ट इसका बहुत सो मोटो, बहुत अन्य चीज़ों में जहाँ कोई हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है वहाँ तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, बट ऐसे मामलों में जहाँ पर एग्जीक्यूटिव फेल होती है वहाँ पर जुडिशरी क्यों नहीं हस्तक्षेप करती है? क्यों नहीं? अगर कुछ इंस्टेंसेस में ठोस तरीके से जुडिशरी अगर हस्तक्षेप करके उनको अगर ये ठोस आदेश देते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा इसमें भी फ़र्क आएगा। बट हम ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर, मतलब ऑल दीज बिग इंस्टीट्यूशंस आर फेलिंग द सिटीजन्स, स्पेशली द माइनॉरिटीज़ ऑफ दिस कंट्री। ये भी हमको देखने को मतलब हम देख रहे हैं अभी, इसी को कहते हैं फाशीवाद, है ना। तो इसलिए हम और आम लोगों को कैसे एक नफ़रत के ख़िलाफ़ हम उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, इसी के बारे में सोचने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हम बात कर रहे थे इस देश में जिस तरह की नफ़रत पनप रही है। इनका नाम मीरा है, ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन जो लोग मर्द के नाम पर अपनी छाती पीटते हैं या फेमिनिज़म की बात करते हैं, छोड़ दीजिए, एक साइड रख दीजिए, लेकिन देखना यह है कि आज इस नफ़रत के ख़िलाफ़ आगे बढ़कर कौन आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन मुखर तरीके से इन सभी नफ़रती बयानबाजी का विरोध करते हैं ये, और
लगभग हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं, वैसे ही जैसे एक जिम्मेदार इस देश के नागरिक को करना चाहिए। इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको इस तरह के इंटरव्यू लेटेस्ट वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद है तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.